कल कंप्लीट किए थे लोग कि भोजन रोग जो है वो हम लोगों को कैसे कैसे हो सकता है। ये भी देखे थे कि स्वास्थ्य शब्द का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा था ना। स्वास्थ्य शब्द का मतलब जो है केवल रोग की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वस्थता, आदमी जो है शरीर से, मन से, सामाजिक स्तर पे और व्यवहारात्मक, इमोशनली, ठीक है ना, सोशली, फिजिकली और मेंटली हर तरीके से अगर फिट है तब हम लोग कहेंगे कि उसका स्वास्थ्य क्या है, अच्छा है, बहुत अच्छा। सोशली मतलब सामाजिक रूप से सोशली जो है आजकल सबसे ज़्यादा बीमारियां तो उसी से हो रही हैं, समझ में आया ना। पढ़े भी हैं हम लोग, इसी चैप्टर में पढ़े हैं। हाँ बिल्कुल, सबसे ज़्यादा बीमारियां जो है सोशल रहने से, ठीक है ना। क्योंकि बताए हैं कि शराबी जो है कभी भी जाएगा तो पहली बार जो है ठेके पे नहीं जा सकता है वो, उसके पहली बार अकेले नहीं जा सकता है वो, उसके साथ कोई ना कोई उसका पार्टनर जरूर रहेगा, समझ में आया ना। देखिए इसके बाद समझते हैं हम लोग क्या चीज़। देखिए एक और हम लोग समझते हैं। सवाल है कि हम लोग जो है अगर स्वच्छ रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं तो कौन कौन फायदा होने वाला है। स्वस्थ रहने से फायदा ये है कि काम में अधिक सक्षमता होगी, उत्पादकता बढ़ेगी, समझ में आया ना, और आर्थिक संपन्नता आती है, आयु काल बढ़ता है, ठीक है। स्वस्थ रहने से इतना फायदा है। और मृत्यु दर में कमी आती है। खैर मृत्यु दर में कमी आना ये अभी भारत के लिए जो है एकदम बहुत खतरे की बात है, समझ में आ रहा है ना। भारत के लिए जो है ये बहुत डेंजर बात है, क्योंकि 146 करोड़ पे पहुंच गए हैं हम लोग 146 करोड़ पे, जी बिल्कुल। वैसे लोगों को जो करप्टेड हैं, ठीक है, उनको एकदम जो है डायरेक्ट इधर उधर करना चाहिए, समझ में आ रहा है ना तब जाके जनसंख्या कंट्रोल में होगी, समझ में आया ना। देखिए हम लोग इसके बाद अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना है। अगर अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना है तो ज़रूरी किन किन चीज़ों की है, ठीक है ना। ज़रूरी किन किन चीज़ों की है तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे संतुलित आहार। संतुलित आहार मतलब क्या होता है, हमारे भोजन में कितने प्रकार के तत्व होते हैं, 5। कौन कौन, जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं 5 प्रकार के तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है ना, खनिज, ये पांचों चीज़ें मिलनी चाहिए। अगर ये पांचों चीज़ें मिल रही हैं तो हम लोग कहेंगे कि भाई संतुलित आहार कर रहे हैं, ठीक है ना। किस एज में कौन सा चीज़ ज़्यादा चाहिए वो भी मायने रखता है, ठीक है ना। तो संतुलित आहार जो है लेना, ये सबसे पहले ज़रूरी है अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। दूसरा क्या है बताएं, व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब पर्सनल हाइजीन, हम लोग खुद स्वच्छ रहें, ठीक है ना। दूसरों को बाद में बताएं, पहले अपने जो है स्वच्छ रहें, ठीक है ना। अपने स्वच्छ रहें उसको हम लोग व्यक्तिगत स्वच्छता कहते हैं। और व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत क्या क्या आता है, रोज़ रोज़ नहाना, रोज़ रोज़ ब्रश करना, ठीक है, खाने से पहले और खाने के बाद। खाने के बाद ब्रश नहीं करें लेकिन कम से कम हाथ अच्छे से धोएं, कुल्ला करें अच्छे से, दांत में एक भी फूड पार्टिकल फंसा हुआ ना हो, ठीक है। अपने नाखून की सफाई करते रहें टाइम टू टाइम, कपड़ों की सफाई करते रहें टाइम टू टाइम, ठीक है ना। मतलब जितना बेहतर आदत है वो सब हम लोग जो है इसके अंदर रख सकते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंदर, ठीक है ना। और सबसे ज़रूरी नियमित व्यायाम, ठीक है ना। देखिए पुराने ज़माने से ही लोग जो है ना ये इसका अभ्यास करते आए हैं। किसका अभ्यास बताएं, योग का, समझ में आया ना। कई सारे स्लोगन भी बनाए गए हैं, करेंगे योग तो रहेंगे निरोग, समझ में आया ना। और क्या बनाया गया है, योगा से ही होगा, क्या होगा, अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य जो है वो किससे आएगा, योगा से। तो योग जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता, ठीक है ना। रोग अगर कोई होता है उसका हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पर या हमारे शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, ये इसके बारे में जागरूकता जरूरी है, ठीक है। संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण, ठीक है ना, प्रतिरक्षीकरण
जो जन्म के समय में हम लोगों को बहुत सारे टीके इंजेक्शन्स जो है लगाए जाते हैं, देखे भी हम लोग जन्म के टाइम में बहुत सारे इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना, तो वो चीज़ें हो गई। और फिर उसके बाद अपशिष्टों का समुचित निपटान, अपशिष्टों का समुचित निपटान, सबसे ज़्यादा तो बीमारियां यहाँ से फैलती हैं आज के टाइम में। जो है कूड़े कचरे लोग कहीं भी फेंक दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, इसके चलते जो है सबसे ज़्यादा बीमारियां, क्योंकि जहाँ भी ये वेस्ट रहेगा, अपशिष्ट पदार्थ रहेंगे, वहाँ पे ये जरूर आएंगे। कौन बताएं? रोगवाहक, वेक्टर्स। किनको कहते हैं वेक्टर्स, बताएं हम लोग। वेक्टर्स के 2-4 एग्जाम्पल। हाँ, जो रोग कराने वाले जीवाणुओं को, विषाणुओं को या सूक्ष्म जीवों को ढोते हैं, उनको हम लोग रोगवाहक कहते हैं। कौन ढोते हैं इनको? मक्खियाँ। नंबर 1 पे आएगी कौन? मक्खी। नंबर 2 पे मच्छर। नंबर 3 पे कुत्ते। समझ में आया ना? कुत्ते कौन सी बीमारी ढोते हैं? रेबीज, लोमड़ी, सियार, चूहे। चूहे कौन सी बीमारी ढोते हैं? प्लेग। बहुत बढ़िया। कॉकरोच, कॉकरोच होता है ना जी, कॉकरोच काटते हैं इंसानों को, बिल्कुल काटते हैं। 6 दांत होता है उनके पास। समझ में आ रहा है ना? कॉकरोच के पास कितना दांत होता है? 6 दांत होता है। तो उसी से वो काटते हैं किनको? इंसानों को। किनको काटते हैं? इंसानों को। तो कॉकरोच जो काटेंगे प्लेग रोग फैलाएंगे, समझ में आया ना? तो ये सभी वाहक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रोगवाहक। क्या कहलाते हैं? रोगवाहक, वेक्टर्स। एक बार फिर से बताएं, रोगवाहकों का कितना नाम हम लोग लिए? मच्छर, मक्खी, कुत्ते, लोमड़ी, सियार, कॉकरोच, चूहे, ठीक है ना, बिल्ली भी है, बिल्कुल। तो ये सभी जो है वेक्टर्स हो गए, इनका नियंत्रण करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, देख रहे हैं ना, इसको तो रोक नहीं सकते हैं। जीवित रहना है तो खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो खाने पीने के संसाधन जो होते हैं ना, इनका रख रखाव अच्छे से हम लोग करें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, खाना निकालेंगे और जिस बर्तन में खाना बना है, ठीक है ना, किसी के लिए खाना परोसना है, फिर उसको खुला छोड़ के चल दिया। अपना बर्तन जो है खुला ही है, वैसे ही पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो उसमें मक्खियाँ वगैरह सब अब आएंगी टेस्ट करने कैसा बना है, ठीक है ना। अब फिर अगला, अब जिस आदमी के लिए भोजन परोसा जाएगा वो देखें, वो जाने अपना हाल, ठीक है ना। टाइफाइड ऐसे ही ना फैलता है जी। मार्केट में भी हम लोग देखते हैं चीज़ें जो है छान के रखी गई हैं, आराम से हम लोग जाते हैं, उसको टच करके भी देखते हैं, छू के देखते हैं। तो छूने से पहले हाथ थोड़े धोते हैं तो हमारे हाथ पे जितने बैक्टीरिया हैं सब उस पे गए। अब हम लोग खाए तो हमारे शरीर में गए, हम लोग नहीं खाए तो दूसरों के शरीर में गए। तो इसके चलते जो है बीमारियां फैलती हैं। इन पे रोकथाम चाहिए, इन पे नियंत्रण चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अब देखें, इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि बीमारियां आखिर होती कितने तरह की है। तो बीमारियां जो है वो कितने तरह की होती हैं बताएं। यहाँ तो हम लोगों को 2 बीमारियों को मोटे तौर पे बताया गया है। कौन कौन बताएं? ठीक है, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग किसे कहते हैं? जो रोग एक व्यक्ति से, ठीक है ना, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जैसे में एड्स, जैसे में सर्दी जुकाम, जैसे में इन्फ्लुएंजा, जैसे में न्यूमोनिया, जैसे में टीबी, ठीक है, टाइफाइड। समझ में आ रहा है ना? ये सब जो है क्या है? संक्रामक रोग है। क्या है ये? और असंक्रामक रोग किसको कहेंगे? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न फैले, उसको क्या कहते हैं? जैसे चोट लगना। अब हमको चोट लगा है, हमारे साथ अगर कोई रह रहा है तो ऐसा नहीं है उसको भी जो है उसका फीलिंग होगा उसको नहीं होगा कुछ भी, ठीक है ना। तो चोट जो है लगना, ये क्या है? असंक्रामक रोग, ठीक है। आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग भी किस में आते हैं? असंक्रामक में। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति आनुवांशिक रोग से पीड़ित है तो पीड़ित होने के बाद जो है उसमें क्या होगा बताएं? हाँ, मतलब वो दूसरे भी पीड़ित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कैंसर,
कैंसर बताएं कैसा रोग है, संक्रामक कि असंक्रामक? असंक्रामक। अच्छा ये देखें, एक क्वेश्चन खूब ज़्यादा पूछता है, कहेगा कि सबसे खतरनाक संक्रामक रोग का नाम बताएं। क्या बताएंगे? एड्स। और सबसे खतरनाक असंक्रामक रोग का नाम बताएं। क्या बताएंगे? कैंसर। सबसे खतरनाक संक्रामक रोग में कौन आएगा? एड्स। और सबसे खतरनाक असंक्रामक रोग में कैंसर। समझ में आया ना? तो इन दोनों को याद रखेंगे हम लोग, इन दोनों से सवाल पूछे जाते हैं। आज कुछ क्वेश्चन जाएगा आज, समझ में आया ना? टेलीग्राम पे आज फिर क्वेश्चन जाएगा। और सब लोगों को मतलब ये कहना है कि टेलीग्राम पे जो जो अपडेट जाता है उसको रेगुलर चेक करें, एक एक मैसेज को नॉक करें, एक एक मैसेज को जो अपने लिए है। जैसे अब 12th हिंदी वालों के लिए भी जा रहा है, इंग्लिश वालों के लिए भी है, 11th वालों के लिए भी है, सबके लिए टेलीग्राम पे मैसेज आता है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए जो जा रहा है, 12th हिंदी के लिए जो जा रहा है, 12th इंग्लिश वालों के लिए जो जा रहा है, सबसे रिक्वेस्ट है कि एक एक फ़ाइल को चेक करें और उसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए इसको ज़रूर फॉलो करें। सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है, ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी नहीं होती है तो नंबर जो है वो उसमें भी कटौती होगी। समझ में आ रहा है ना? अगर ईमानदारी होती है, अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं, बस ये चीज़ करने की ज़रूरत है। दिमाग तो कहता ही है, जैसे कोई भी पीडीएफ हम भेजते हैं तो पीडीएफ अगर हम लोग देखते हैं तो देखने के बाद जो है तुरंत दिमाग कहता है कि चलो भाई इसको लिख लिया जाए। दिमाग कहता है ना ऐसा, या ना लिखे तो कम से कम पूरा पढ़ ले, ऐसा होता है ना। लेकिन हम लोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तुरंत जो है होम बटन क्लिक, यूट्यूब ऑन, रील्स चालू। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो है गड़बड़ आदत है, वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये 2 महीने और बच गए हैं, 2 महीने नहीं है, हाँ 1.5 महीने और बच गए हैं। तो इस 1.5 महीने में जो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मोटिवेशन दिखा दिए उनका बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना? उनका जो है भला होगा। समझ में आया ना? और जो लोग जो है कंट्रोल नहीं कर पाए उनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता है, उनका तो बुरा होना तय है एकदम। पहले भी रील्स देख रहे थे, एग्ज़ाम बाद भी रील्स देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इधर कुछ दिन के लिए हम लोग हाँ ये सब चीज़ों से जो है बैन रखें। यूट्यूब खोलें लेकिन सिर्फ वीडियो के लिए। समझ में आ रहा है ना? अपने चैनल का जो वीडियो है या कोई अदर क्लास का जो है वीडियो है उसके लिए जो है यूट्यूब खोलना चाहिए, बाकी किसी काम के लिए नहीं, ठीक है। तो देखें हम लोग कि रोग जो है वो 2 प्रकार के हो गए, कौन कौन से बताएं? संक्रामक और असंक्रामक। आज कुछ क्वेश्चन जाएगा और उसको सब लोग अटेम्प्ट करेंगे बनाने के लिए, जिसमें दिक्कत आएगी पूछना है उसको, ठीक है ना। चले बताएं हम लोग जरा, पैथोजेन किसको कहते हैं? पैथोजेन किसको कहते हैं? जिसके द्वारा वैसे सूक्ष्म जीव, ध्यान से सुनेंगे, वैसे सूक्ष्म जीव जो मनुष्यों में कोई ना कोई रोग करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रोग जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग जनक। समझ में आया ना? पैथोजेन। रोग जनक और रोग वाहक में क्या अंतर है? रोग जनक और रोग वाहक, रोग वाहक रोग फैलाते हैं और रोग जनक जो रोग जनकों को लेके ढोते हैं उनको रोग वाहक कहते हैं। समझ में आया ना? और जो रोग करवाते हैं उसको रोग जनक कहते हैं। रोग के जनक, समझ में आ रहा है ना? रोग जनक। और रोग के वाहक, वाहक माने उनको ढोने वाले, एक जगह से दूसरी जगह ढोने वाले, ले जाने वाले, ठीक है ना। जैसे टाइफाइड हो गया, टाइफाइड का जो जीवाणु है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, कहाँ रहता है वो? ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम रहता है मल मूत्र पे। समझ में आया ना? मल मूत्र पे जो है रहता है। अगर वहाँ मक्खियाँ बैठती हैं तो मक्खियों के पैर में ये चिपक जाते हैं और फिर वही मक्खी उड़ते उड़ते पहुँच गई किसी डिश पे। समझ में आ रहा है ना? तो डिश पे जो है ले आके क्या करेगी? छोड़ देगी। किसको? रोगवाहक को, रोग जनक को। रोग जनक को जो है ये साल्मोनेला टाइफी को ले आके छोड़ देगी खाने पे। समझ में आ रहा है ना? बाजार की चीज़ें हम लोग अक्सर खाते हैं, उस पर मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं कि नहीं? बिल्कुल बैठती हैं। वो मक्खी कहाँ से आई है हम लोग पता करते हैं? कोई लोकेशन वगैरह नहीं ट्रैक कर पाते हम लोग। समझ में आ रहा है ना? तो वैसे कंडीशन में क्या होगा बताएं?
वैसे कंडीशन में ये रोग जनकों को लेके आती हैं। रोग जनकों को एक जगह से लेके दूसरी जगह आई, तो मक्खियों को हम लोग रोग वाहक कहेंगे, और जिनको वो लेके आई हैं साल्मोनेला टाइफी, उनको रोग जनक कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो रोग जनक और रोग वाहक दोनों में अंतर है, ठीक है। अधिकांश जो है, देखें, रोग जनक रोग वाहक कौन कौन होते हैं, रोग जनक कौन कौन होते हैं, ये अभी हम लोगों ने देखा था। रोग जनक हम लोग देखे थे ना। रोग जनक कौन थे? रोग जनक ये जीवाणु, ठीक है। दूसरे विषाणु, तीसरे कवक, चौथे कौन? प्रोटोजोआ, पांचवे कृमि, हेलमिंथ इनको कहते हैं, हेलमिंथ, कृमि। कृमि जनित रोगों का नाम बताएं जरा हम लोग, कौन बताएंगे? कौन है बहादुर? कृमि जनित रोगों के नाम, जो रोग कृमि के चलते होता है। कृमि जनित रोगों में आएगा सबसे पहले अमीबियासिस, अमीबियासिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के चलते होता है। एस्केरियासिस, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के चलते होता है। टीनियासिस, टीनिया सोलियम के चलते होता है। दोबारा बोल देते हैं, सुन लेना है, ऐसे भी बैक करके हम लोग सुन सकते हैं, प्रीव्यू करके। समझ में आया ना? 2-3 बार उंगली दबाएंगे हम लोग, तुरंत जो है 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे गया, फिर हम लोग देख सकते हैं। फिर से बता देते हैं, 3 रोग हैं और तीनों का नाम याद रखना है। इसके कारक जो है पूछे जाते हैं। सबसे पहला रोग था एस्केरियासिस। ये सब हेलमिंथ के द्वारा होने वाले रोग हैं। किसके द्वारा होने वाले रोग हैं? हेलमिंथ। तो हेलमिंथ के द्वारा होने वाले रोगों में सबसे पहला कौन था? एस्केरियासिस। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के चलते होता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। समझ में आया ना? उनकी आंत वगैरह जो है वो चौक हो जाती है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कीड़ी का नाम देते हैं। समझ में आया ना? दवाई खिलाते हैं उसके लिए। बड़े लोगों को भी प्रभाव होता है इसका। समझ में आया ना? तो एस्केरियासिस हो गया। एक और है टीनियासिस। टीनियासिस जो है वो टीनिया सोलियम के चलते होता है। टीनिया सोलियम जो है वो किस में पाए जाते हैं? पीग वगैरह के मीट में पाए जाते हैं, अधपग के मीट में पाए जाते हैं, ठीक है। और एक और रोग क्या नाम बताएं? अमीबियासिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबियासिस, टीनियासिस, एस्केरियासिस, एक फाइलेरियासिस होता है, फाइलेरियासिस, हाथी पाँव। वो किसके चलते होता है? वो भी होता है वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी के चलते। वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी। तो वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी जो है वो हेलमिंथ है, लेकिन उस वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी को हमारे शरीर में लाने का काम कौन करता है? मच्छर। कौन सी मच्छर? मादा क्यूलेक्स मच्छर। याद रखें, कौन सी मच्छर? मादा क्यूलेक्स मच्छर। मादा क्यूलेक्स मच्छर किसको लेके ढोती है? वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी। अगर वो मच्छर काटी, वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी गए हमारे शरीर में, और ये हमारे लसिका ग्रंथियों को फुलाना चालू करेंगे। और ये शुरुआत कहाँ से करते हैं? वो पैर से करते हैं, पैर के अंगूठे से करते हैं। अंगूठे से ये ऊपर आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो अंगूठे से ऊपर आएगा, इसका मतलब कि धीरे 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 पैर जो है वो हाथी बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जिसको हम लोग क्या कहते हैं लास्ट में? हाथी पाँव कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी पाँव, ठीक है। तो देखें हम लोग कि रोग जनक और रोग वाहक, ये दोनों में अंतर समझ गए ना? रोग जनक और रोग वाहक, ये दोनों, एक को हम लोग वेक्टर्स कहते हैं, रोग वाहकों को वेक्टर, और रोग जनक को क्या कहेंगे? पैथोजेन। क्या कहेंगे? पैथोजेन, ठीक है। तो पैथोजेन जो होते हैं ये हम लोगों को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाते हैं। मक्खी, मच्छर, इन सब से बच के रहना चाहिए। समझ में आया ना? जब भी ये हमको काटे, बदले में क्या करना चाहिए? देखें, इसके बाद जो है आगे समझते हैं। अब बीमारियों के नाम दिए गए हैं हम लोगों को, और बीमारियां भी दी गई हैं। शुरुआत किया गया है किससे बताएं? ये देखें, सबसे पहले कौन सी बीमारी दी गई है बताएं जरा हम लोग। सबसे पहले टाइफाइड के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया गया है? टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी। क्या है साल्मोनेला टाइफी? एक जीवाणु है। क्या है ये? बैक्टीरियल डिजीज हो गया हम लोगों का टाइफाइड, ठीक है ना। इसके चलते टाइफाइड ज्वर होता है। समझ में आया ना? टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है? तपेदिक। जानते हैं ना?
और मोतीझरा, मोतीझरा भी हम लोग टाइफाइड को ही कहते हैं। क्यों मोतीझरा कहते हैं इसको? मोतीझरा, ठीक है मोती झरता है, बिल्कुल झरता है। इसको मोतीझरा हम लोग बोलते हैं क्योंकि शरीर पे जो है ना छोटे छोटे ब्लिस्टर्स आने लगते हैं, ठीक है ना, ब्लिस्टर्स, छोटे छोटे गोल गोल दाने आने लगेंगे, हाँ, इसीलिए इसको मोतीझरा रोग कहते हैं, ठीक है ना, टाइफाइड, ठीक है। तो सवाल है कि टाइफाइड का संक्रमण किससे होता है? जितना हम लोग खाएंगे बारात में समझ में आया ना, ठीक है ना, मज़ा आता है ना जी। तो जितना ज़्यादा हम लोग जो है भोजन और जल, दूषित भोजन और दूषित जल का प्रयोग करेंगे, समझ में आ रहा है ना, उसके चलते होगा क्या चीज़ बताएं? मोतीझरा रोग। कौन सा रोग होगा? मोतीझरा रोग। तो मोतीझरा रोग यानी टाइफाइड का संक्रमण किससे होता है? दूषित जल और दूषित भोजन से, ठीक है ना। देखें बारात में एक्चुअली क्या है ना कि मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। आजकल सबसे ज़्यादा लोग जो है उसी से बीमार पड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। टाइफाइड जो है फटाफट लोगों को पकड़ रहा है क्योंकि साफ सफाई का ध्यान जो है बिल्कुल नहीं रखा जाता है। देखते हैं हम लोग खाना बनाने वाले कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, पसीना वसीना टपकता है आराम से जो है हाँ हाँ देखें टाइफाइड के लक्षण, टाइफाइड के लक्षण क्या क्या होते हैं? सबसे पहले हो जाएगा क्या चीज़? हाई फीवर। हाई फीवर हो गया। हाई फीवर जो है कितना डिग्री सेल्सियस? 39 से 40 डिग्री सेल्सियस हाँ, 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है। 39 से 40 का मतलब हो गया 100 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। बुखार मापेंगे कितना हो जाएगा? 100 से हाँ 98 समथिंग जो है, हाँ 98.5 होता है। और दूसरा लक्षण क्या है इसका? कमजोरी। तीसरा लक्षण आमाशय में पीड़ा, आमाशय में पीड़ा, कब्ज, ठीक है ना, कब्ज मतलब गैस वगैरह बनना, ठीक है ना, और सिर दर्द, सिर दर्द तो रहेगा ही, और भूख नहीं लगना। जब कब्ज रहेगा तो भूख कहाँ से लगेगा? कब्ज रहेगा तो भूख लग ही नहीं सकता है, ठीक है ना, लगेगा ऐसे ही कि हमारा पेट भरा भरा सा है, ठीक है ना। और उससे भी ज़्यादा गंभीर मामला हुआ तो आंत में क्या हो जाएगा? छेद। और आंत में छेद हो गया तो आदमी जिंदा रहेगा जी? नहीं रहेगा, आदमी की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। एक इम्पॉर्टेंट सवाल, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें, समझ में आया ना, बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें, घर जाके लिख लेंगे। और लग रहा है कि सब लोग वीडियो देख रहे हैं, 2-3 दिन से लग रहा है ऐसा। वीडियो को ज़रूर देखें घर पे, और उसी में से हम लोग लिख लिख के निकालें, एक एक पॉइंट जो बताते हैं आराम से वहाँ से लिखें। टाइफाइड ज्वर, टाइफाइड की जांच कैसे होती है? टाइफाइड की जांच कैसे होती है तो हम लोग क्या बताएंगे? विडाल परीक्षण से। टाइफाइड की जांच कैसे होती है? विडाल परीक्षण से, ठीक है ना। और अभी तक का, कल भी हम लोगों ने देखा था कि अभी तक का सबसे चीर प्रतिष्ठित मामला, ठीक है ना, चीर प्रतिष्ठित मामला जो है किसका आया है? मैरी मलान का। नाम सुने ना इसका? मैरी मलान जो है क्या थी? रसोइया थी, लेकिन मेन जगह पे पहुंची है समझ में आया ना। पेशे से क्या थी ये? रसोइया। और ये क्या बनाती थी? खाना। रसोइया खाना ही बनाएगी। तो उसके द्वारा कई वर्षों तक टाइफाइड जो है वाहक के रूप में ये टाइफाइड लोगों में फैलाती रही। खाना के माध्यम से ही जाना है, और खाना जो है बनाने वाली यही थी। तो इसके चलते उसका नाम बदल के रख दिया गया क्या चीज़? टाइफाइड मैरी। क्या नाम रख दिया गया था? टाइफाइड मैरी नाम रख दिया गया था। पहले उसका नाम क्या था? मैरी मेलोन, मैरी मेलोन। और बाद में उसका नाम क्या हो गया? टाइफाइड मैरी। क्यों? जब उसने बहुत सारे लोगों को क्या दे दिया टाइफाइड दे दिया, ठीक है। चलें अगला बीमारी हम लोग देखते हैं। अगले बीमारी का नाम क्या है बताएं? अगले बीमारी का नाम है निमोनिया। क्या नाम है? निमोनिया किसके चलते होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये वही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ के प्रयोग में यूज हुआ था। याद है ना, फ्रेडरिक ग्रिफिथ कब प्रयोग किए थे? 1928 में।
हम लोग पढ़े हैं ना जी, पिछले ही चैप्टर में 6 चैप्टर में पढ़े हैं। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु पर काम किया, जिसके 2 प्रभेदों को उन्होंने लिया था, आर और एस। ये वही वाला है, ठीक है। आर जो है संक्रमणकारी था या असंक्रमणकारी? असंक्रमणकारी। और एस वाला क्या था? तो देखें, ये तो पहला वेक्टर हो गया, पहला पैथोजन हो गया। दूसरा पैथोजन कौन होता है बताएं? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है ना। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु, दोनों जीवाणु हैं। इन दोनों जीवाणुओं के चलते हो सकता है क्या चीज़? निमोनिया, ठीक है ना, निमोनिया। और निमोनिया किसको प्रभावित करता है हमारे शरीर में बताएं? लंग्स को। लंग्स में भी किसको बताएं? वायु कोष को, एल्वोलाई जिसको बोलते हैं हम लोग, एल्वोलाई। एल्वियोलाई को जो है ये भर देता है। किससे भर देता है बताएं? तरल से। कभी सुने हैं ना कि फेफड़े में पानी हो गया है? क्या है वो? न्यूमोनिया है। फेफड़े में पानी हो जाना क्या है? ये न्यूमोनिया। वही तो तरल भर जाता है फेफड़े में, जिसके चलते क्या होगा बताएं? बुखार आएगा, ठिठुरन, ठंडी लगेगी, खांसी होगी, सिर दर्द होगा, समझ में आया ना। और ये सब जो है न्यूमोनिया के लक्षण हैं। सांस लेने में तो दिक्कत होगी ही होगी। और भी गंभीर मामला हुआ तो होठ का रंग, हाथ की उंगलियों का नाखून, ठीक है ना, ये कैसा हो सकता है? धूसर से। क्या चीज़? कौन सा? तो जॉन्डिस अलग है। जॉन्डिस की कहानी, जॉन्डिस जो है वो असंक्रामक रोग है। जब हम लोगों का लीवर इन्फेक्टेड होगा, ठीक है ना, लीवर जो है संक्रमित होगा, तो लीवर जो है वो संक्रमित होने के चलते उसका आकार बढ़ जाता है। और जब आकार बढ़ जाएगा ना तो ज़्यादा बिलीरुबिन बनने लगता है, शरीर में ज़्यादा बिलीरुबिन बनने लगता है। ज़्यादा बिलीरुबिन बना तो उसके चलते हो जाएगा हम लोगों को क्या जी? जॉन्डिस। ठंडा सामान खाएं, जॉन्डिस में जो है ठंडा सामान खाते हैं, और फुल रेस्ट करें। इतना रेस्ट की बॉडी हमारा हिले भी नहीं, समझ में आ रहा है ना। अब पानी ज़्यादा पिए, पानी ज़्यादा पिए, ठीक है ना, तब जाके जो है हम लोगों का जॉन्डिस जा सकता है। जॉन्डिस का कोई मेडिसिन वगैरह नहीं है, ठीक है। देखिए, स्वस्थ मनुष्य को ये समझते हम लोग कैसे संक्रमण लगता है न्यूमोनिया का। ध्यान रखें, इसको हम लोग बिंदुक द्वारा होने वाला संक्रमण कहते हैं। बिंदुक किसको कहते हैं? अभी हम लोग थोड़ी देर पहले वीडियो देख रहे थे, कौन सा? एक बार कोई आदमी छींकता है तो छींकने के बाद जो है उसकी छींक जो है वो कितनी दूर तक जाती है? 8 फीट। छींकने वाले व्यक्ति से कम जो है 10-15 फीट की दूरी बना के रखें। समझ में आ रहा है ना? 10-15 फीट की दूरी बना के रखें, क्योंकि उतना दूर तक उसका छींक चला जाता है, ठीक है। कम से कम जो है 8 फीट तक एकदम आराम से जाएगा। एक बार छींका 8 फीट तक जाएगा ही जाएगा। और उसके छींक में होते हैं छोटे छोटे बिंदुक, और वही बिंदुक जो है ड्रॉपलेट्स कहलाते हैं। और उन ड्रॉपलेट्स में अगर कोई आदमी सांस ले लिया, आराम से वो चले जाएंगे उनके शरीर में। तो इसके द्वारा फैलता है कौन? न्यूमोनिया। कौन सा रोग फैलेगा? निमोनिया, ठीक है ना। या फिर कोई आदमी इन्फेक्टेड है और उसका गिलास हम लोग प्रयोग कर लिए, उसका बर्तन हम लोग इस्तेमाल कर लिए, इसके चलते भी होगा क्या चीज़? निमोनिया। मानव में जीवाणुओं से और कौन कौन रोग होता है बताएं? पेचिस, प्लेग, ठीक है ना। और कौन? डिप्थीरिया, ठीक है ना। ये सब जीवाणु जनित रोग हैं। चले एक विषाणु जनित रोग का जो है हम लोग डिस्कशन करते हैं। विषाणु जनित रोग बताएं। विषाणु जनित रोगों में सबसे कॉमन क्या है? आजकल के मौसम में सबसे ज़्यादा यही फैल रहा है ना जी। क्या फैल रहा है? सामान्य जुकाम, कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड का विषाणु कौन है? कॉमन कोल्ड का विषाणु है राइनो वायरस। इसका हिंदी में नाम क्या है? नासा विषाणु। नासा मतलब क्या होता है? नाक। नाक का विषाणु है ये, समझ में आया ना। इसलिए इसका नाम रखा गया है क्या चीज़? नासा विषाणु, ठीक है ना। और नासा विषाणु जो है ये हमारे नाक को, हमारे श्वसन पथ को संक्रमित करता है। यहाँ से एक सवाल देता है, कहेगा कि बताइए क्या नासा विषाणु हमारे फेफड़ों को संक्रमित करता है? कहेंगे नहीं, फेफड़ों को संक्रमित नहीं करता है। ये सिर्फ जो है नाक को और किसको? श्वसन पथ को संक्रमित करता है, फेफड़ों तक ये नहीं पहुँच पाता है।
समझ में आया ना। लेकिन वही न्यूमोनिया वाला हो तो वो फेफड़ों तक पहुँचेगा। और एक बार अगर ये आ गया हमारे शरीर में, कितना दिन आराम करेगा? 3 से 7 दिन, 1 सप्ताह तो रहेगा ही रहेगा। सर्दी जो है, सामान्य सर्दी, वो कितने दिन तक रहती है? 1 सप्ताह तक। 1 सप्ताह में उसको हमारा शरीर खुद ही मार के भगा देता है। समझ में आया ना। हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है जो खुद ही उसको हटा देता है। तो देखिए इसका लक्षण क्या क्या है? नासीय संकुलता, नसल कंजेशन, ठीक है ना, नाक जाम हो जाना, नसल कंजेशन, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है? आस्राव, ठीक है ना। आस्राव मतलब समझते हैं? कंठदाह, कंठदाह का मतलब हाँ, गले जो है, गला जो है वो कांटे की तरह हो जाना, ठीक है। और स्वर रुक्षता, स्वर रुक्षता माने आवाज़ जो है सुरीली हो जाना, समझ में। और उसके बाद जो है खांसी, सिर दर्द हो गया, और सिर दर्द के बाद क्या चीज़? थकान। ये सब जो है इसके लक्षण हैं। कितना दिन तक रहेगा? ये भी जो है किसके चलते होने वाला संक्रमण है बताएं? बिंदुक। किसके बिंदुक? संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक। संक्रमित व्यक्ति अगर खांसता है और छींकता है, दोनों में खांसना छींकना एक ही है ना? एक ही है, अलग अलग है। खांसना अलग अलग है, छींकना अलग है। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग उस उपस्थिति में, मतलब छींकने या खांसने के कंडीशन में सांस लेते हैं, तो उसके चलते हो सकता है क्या चीज़? सामान्य सर्दी जुकाम, ठीक है ना। या फिर अगर कोई संक्रमित आदमी है और वो पेन से लिख रहा है, हम लोग कहते हैं भाई थोड़ा पेन दो, पेन उसका ले लिए, और उसके पेन से जो है अब हम लोगों के शरीर में चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? पेन से कैसे आएगा? क्योंकि कभी कभी वो ऐसे छुआ रहता है। तो समझ लें कि आगे पास हो गया है, ठीक है ना। पेन हो गया, और क्या चीज़? किताब, और क्या चीज़? प्याले, कप, कप हो गया, चाय पिएगा ही, बिल्कुल चाय पिएगा, ठीक है। दरवाजे की मूठों, कंप्यूटर के कीबोर्ड, माउस, ठीक है ना। माने जो जो सामान वो छूता है, अगर हम लोग उस सामान को छू दिए तो उसके चलते भी होगा। परिवार में एक आदमी को अगर हो जाता है, सबको होता है कि नहीं? कैसे? कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है टच हो जाती है, बचा नहीं पाते हम लोग, ठीक है। तो ये था हम लोगों का क्या चीज़ बताएं? सामान्य सर्दी जुकाम। अगला रोग आएगा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। अगला रोग किससे होने वाला? प्रोटोजोआ से। कौन सा रोग होता है बताएं? प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया। किसके चलते होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कितना तरह का होता है? प्लाज्मोडियम कितना तरह का होगा? 4। हाँ, 4 तरह का। वाह। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो सबसे खतरनाक कौन सा होता है बताएं? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। समझ में आया ना। ये प्लाज्मोडियम को लेके ढोता कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। याद रखें, कौन सी मच्छर? मादा एनाफिलीज मच्छर। वही इसकी वाहक है। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज। और रोग जनक कौन है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का रोग जनक प्लाज्मोडियम, और रोग वाहक मादा एनाफिलीज। समझ में आया ना। तो इस तरह से हम लोग देखें किसके बारे में? मलेरिया के बारे में। मलेरिया का जो परजीवी है, इसका जीवन चक्र कितने जगह पूरा होता है बताएं? 2 जगह हम लोग पढ़े हैं। 2 जगह कौन कौन, कहाँ कहाँ? एक होता है मच्छर के शरीर में, और एक होता है किसके शरीर में? ये देख रहे हैं ना, इतना बनाया गया है। ये सब किसके लिए बनाया गया है? ये सब बनाया गया है मानव के लिए। इतना काम मानव के शरीर में होता है। एक बार कोई मच्छर काटा इंसान को काटने के बाद प्लाज्मोडियम जाके कहाँ छुप जाएंगे? उसके लीवर में। कहाँ छुपेंगे? लीवर में। लीवर में वो जनन करेंगे। जनन करने के बाद निकलेंगे, आरबीसी में जाएंगे, आरबीसी को तोड़फोड़ करेंगे, आरबीसी घटने लगेगा। समझ में आया ना। और उसके बाद जो है क्या हो जाएगा? उसके युग्मक बनेंगे। और फिर उस आदमी को अगर कोई मच्छर काट लिया तो इसके युग्मक जो है चले गए उस मच्छर के शरीर में। मच्छर स्वस्थ हो फिर भी उसके शरीर में जा सकते हैं इसके युग्मक, और उसके शरीर में जाके निषेचन की प्रक्रिया करेंगे, और निषेचन करके
फिर जो है स्पोरोजोइड बनाते हैं। स्पोरोजोइड जो है ये सबसे संक्रमणकारी अवस्था होती है और ये चले आते हैं लार ग्रंथियों में। मच्छर के किस में चले आते हैं? लार ग्रंथियों में। अब फिर वो मच्छर जब काटेगा किसी को, फैलाएगा क्या चीज़? मलेरिया। ठीक है।